हेलो एवरीवन। आज बुल ऑफ मिर्ज़ापुर प्रेजेंट करता है बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग। तो ये वीडियो 10 साल के बच्चे से लेके 70 साल के बुजुर्ग के लिए है जिसको कि इन्वेस्टिंग में कोई जानकारी नहीं है। बेसिकली आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ ईयरफोन लगाना है और जो मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी को सुनते जाना है। और इस कहानी के अंत में आपकी इन्वेस्टिंग के सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसको मैंने बहुत ही सिंपल रखा है ताकि ये सबको समझ में आए, और इसमें मैंने बहुत मेहनत की है। कैसे मैं आसान भाषा में समझाऊं, जिसको कि कुछ नहीं पता उसको इन्वेस्टिंग के बारे में बताऊं। तो ये एक स्टोरी है, आप आंख बंद करके कहानी सुनो। स्क्रीन पे क्या लिखा है अगर आप ध्यान नहीं भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो आप बहुत ही आराम से सुनें, एकदम रिलैक्स होके। और उसके पहले एक डिस्क्लेमर, एज़ यूजुअल इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। सो बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग इस वीडियो में है क्या 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 आपको जानने को मिलेगा। पहले तो कुछ बेसिक बातें मैं बताऊंगा, फिर ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे पास इन्वेस्टिंग के वो मैं बताऊंगा, फिर हमें क्या ख़रीदना चाहिए स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स लंबे वक्त के इन्वेस्टिंग के लिए, हमें अभी ही क्यों स्टार्ट करना चाहिए इन्वेस्टिंग ये भी मैं बताऊंगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ये बताऊंगा कि सबसे बड़े फ्रॉड्स क्या हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ में, जिससे कि हमें सावधान रहना है। और ये चीज़ अगर आपको नहीं पता होगी तो आप इन्वेस्टिंग से कभी पैसा नहीं बना पाओगे। सो इस पे मैं समय भी लूँगा आपका इस सेक्शन में, और आपका ध्यान भी 100% चाहूँगा। और भी कुछ टाइप्स ऑफ फंड्स के बारे में बात करेंगे, कुछ डूज़ एंड डोंट्स एज़ यूजुअल, और इस वीडियो में ढेर सारा फन भी है। सो सिट बैक एंड रिलैक्स, दिस इज़ पार्ट ऑफ माई सर्विस। ओके, तो शुरू करते हैं। तो एक और डिस्क्लेमर, इन्वेस्टिंग इज़ बोरिंग। इफ़ यू आर इन दिस मार्केट बिकॉज इट इज़ एक्साइटिंग टू यू, देन यू आर गोइंग टू बी अ बैंकरप्ट सून। स्टीव जॉब्स के चचेरे फूफा इन्होंने ये बोला। तो ये सच में, और ये बिल्कुल 100% सच है कि इन्वेस्टिंग बहुत ही बोरिंग है। सबसे अच्छा इन्वेस्टर वो है जो सबसे बोरिंग इन्वेस्टिंग करता है। तो क्या है ये बोरियत, और ये बोरियत हमें क्यों सीखनी है इन्वेस्टिंग करते वक्त, ये भी आज मैं आप में इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए कुछ बात करते हैं कुछ दो टर्म के बारे में जो कि आप हमेशा अक्सर सुनते होंगे, एसेट और लायबिलिटीज़। आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग शब्द है। तो कुछ नहीं, एसेट कुछ नहीं होता। एसेट होता है कि जिसमें आप पैसा अगर इन्वेस्ट करें तो समय के साथ उसका वैल्यू बढ़े। मतलब आज आपने ख़रीदा कुछ तो उसको 10 साल बाद बेचें तो बढ़े हुए दाम पे बेचें और आपको मुनाफा हो। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं कि आज आपने जो चीज़ ख़रीदा अगर उसको 10 साल बाद बेचने जाएं तो आपको नुकसान सहना पड़े और आपको ख़रीदे हुए दाम से कम में बेचना पड़े, वो है लायबिलिटीज़। तो एसेट्स में क्या क्या आते हैं, रियल एस्टेट आता है, घर, ज़मीन। फिर और एसेट्स में क्या क्या आते हैं, गोल्ड आता है, फिर शेयर्स आता है या स्टॉक्स जिसको बोलते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि कैश और इंश्योरेंस भी एसेट में आता है। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे कि क्या सच में एसेट में आता है कैश और इंश्योरेंस। देखते हैं, लायबिलिटीज़ देख लेते हैं। लायबिलिटीज़ में क्या क्या आता है, कार्स, बाइक्स, लग्जरी आइटम्स और गर्लफ्रेंड। सॉरी, जो चीज़ पैसे खाए वो लायबिलिटीज़ है, सिंपल। सो अब हम बात करें कैश और इंश्योरेंस पे। तो सॉरी, कैश एसेट नहीं है, ना ही जो आप इंश्योरेंस लेते हैं। LIC का एजेंट आपके घर पे आता है और आपको बड़े बड़े सपने दिखाता है, अभी ख़रीद लीजिए, यहाँ साइन कर दीजिए, इतना करोड़ उतना करोड़ हो जाएगा। फिर आप
फंस जाते हो वो इंश्योरेंस लेके, और आप सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम्स भरते रहते हो, ये सोचते हो कि कब इससे पीछा छूटेगा। तो वो एसेट नहीं है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सिर्फ एक ही होना चाहिए आपके पास, वो भी सिर्फ और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस, कि आप मर जाओ तो आपके पास आपको इतना करोड़ मिले, ख़त्म। उसके बाद आपको कोई इंश्योरेंस ओन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम कैश पे बात करते हैं। कैश इज़ नॉट एन एसेट, कैश इज़ ट्रैश। क्यों? कैश लूजेज इट्स वैल्यू ड्यू टू इन्फ्लेशन। कैसे कैसे लूज़ कर देता है कैश? अगर आपके पास कुछ कैश पड़ा है तो वो समय के साथ साथ उसकी वैल्यू घटती कैसे रहती है, इसको हम कैसे समझें? जैसे मान लीजिए एक मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन 100 रुपये का आज मिल रहा है और आपके पास 100 रुपये हैं तिजोरी में, लेकिन आपको लगा कि नहीं यार, ये फ़ोन जो आज 100 रुपये में मिल रहा है मैं इसे अगले साल ख़रीदूँगा, लेकिन मार्केट में है 10% का इन्फ्लेशन या महंगाई। तो जब अगले साल आप वो फ़ोन ख़रीदने जाओगे तो वो फ़ोन 110 रुपये का हो चुका होगा, लेकिन आपके तिजोरी में तो वो 100 ही रुपये, 100 का नोट 100 का ही रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? आप अगले साल इस फ़ोन को नहीं खरीद पाए। इसका मतलब आपका पैसा घट गया या डेप्रिशिएट हो गया, यानी कैश एसेट नहीं है अगर वो रखा है आपके पास तो। इसलिए हमें इस कैश को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो हमारे पास पैसा पड़ा है वो घटता ही ना रहे। तो अब ऑप्शंस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ हम इस कैश से क्या क्या खरीद सकते हैं? हम लैंड्स या अपार्टमेंट्स खरीद सकते हैं, अपने पैसे को एफडी में डाल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में डाल सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं, बिटकॉइन खरीद सकते हैं, और मेरा पर्सनल फेवरेट इथीरियम खरीद सकते हैं। फिर उससे इक्विटी खरीद सकते हैं, मतलब शेयर्स, और उसे डेप्ट फंड्स में डाल सकते हैं, मतलब बॉन्ड्स। इसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, ये इक्विटी और डेप्ट क्या है। ये अभी बहुत नया नया सा लग रहा होगा कुछ लोगों को, इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे। सो लैंड्स और अपार्टमेंट्स के बारे में बात कर लें तो इसमें एक टाइम बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करना होता है, और आपके पास उतना पैसा होना चाहिए। अगर नहीं है उतना पैसा तो आपको लोन लेना पड़ता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और ये लिक्विड नहीं है, मतलब जैसे आज आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आप आज नहीं बेच सकते ज़मीन, आपको सही बायर मिलना बहुत ज़रूरी है और सही वक्त पे मिलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसको बोलते हैं कि लिक्विड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और फिर होम लोन, जो कि मैंने बताया सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आज ये फोकस में नहीं है। और आपको लैंड एंड अपार्टमेंट ख़रीदना ही है तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए उसको ख़रीदने के लिए। उसके लिए पैसा कैसे हम इकट्ठा करें, उसके लिए एक पहले से प्लान होना चाहिए। हर चीज़ के लिए ना लाइफ में एक प्लान होना बहुत ज़रूरी। हम 3 दिन की ट्रिप पे जाते हैं अगर कसौल या मनाली, तो हम एक एक चीज़ की प्लानिंग करते हैं कि हम रुकेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, बस पकड़ेंगे कि ट्रेन पकड़ेंगे, कौन सा खाना खाएंगे, एक एक चीज़ प्लान करते हैं उस 3 दिन के लिए। और अपनी 60 साल की ज़िंदगी को हम बिना प्लान के गुजार देते हैं। तो हुई ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और कुछ लोग बोलते हैं अपार्टमेंट्स ख़रीदना है मुझे उसे किराए पे देना है। तो इंडिया में रेंटल यील्ड 2% चल रहा है, जो कि बहुत बुरा है। जब हम इसको लैंड एंड अपार्टमेंट्स के डिटेल वर्जन में जाएंगे तब हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे, अभी मैं सिर्फ आउटलाइन दे रहा हूँ आपको। फिर दूसरा एक ऑप्शन आता है कि एफडी में डाल दो, पोस्ट ऑफिस में डाल दो, जो कि 7% का रिटर्न देता है। वो भी बहुत बुरा रिटर्न है, इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता ये, रियल टाइम इन्फ्लेशन, रियल टाइम महंगाई को बीट नहीं कर पाता। और इसमें कुछ टैक्स प्रॉब्लम भी हैं, मतलब आप एफडी में अपना पैसा निकालें या ना निकालें, वो टीडीएस काट पीट लेता है। तो और ये एफडी फिर तोड़ो उसको, वो अलग झंझट। और एक सबसे फेवरेट है इंडियंस का इन्वेस्टमेंट, गोल्ड। ठीक है, वेल एक्सेप्टेड है सोसाइटी में, लिक्विड बहुत है, जब चाहो तब बेच दो। लेकिन सबसे दिक्कत की बात यह है कि गोल्ड भी महंगाई को बीट नहीं कर पाता, इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता लॉन्ग टर्म में। सो इसलिए गोल्ड रखो अपने पास सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेमाल के लिए,
जितना आपका ज़रूरत है इस्तेमाल का हमारे हिंदू रीति रिवाजों में, उतना गोल्ड आप रख लो। और अगर आप रूल चाहते हो तो गोल्ड आपके टोटल एसेट का 10% से भी कम होना चाहिए। और ये लास्ट रिजॉर्ट रखना है इसको, कि एकदम ही ये आपका लास्ट रिजॉर्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इक्विटी पे। ये इक्विटी क्या चीज़ की बला है? इक्विटी कुछ नहीं है। इक्विटी का मतलब है ओनरशिप इन अ कंपनी। हाँ, एक कंपनी की ओनरशिप हम लेते हैं, मतलब हम उसके मालिक बनते हैं। कैसे बनते हैं? उसके शेयर्स खरीद के। हाँ, तो उसके साथ जो भी होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो जैसा जैसा कंपनी सहेगी वैसा वैसा आप सहोगे। अगर आपके पास उसके शेयर्स हैं, आपके पास शेयर्स हैं तो मतलब आप उसमें आंशिक रूप से उसके मालिक हैं। ये रिस्की है लेकिन ये बेस्ट एसेट है टू ओन। ये एसेट कितने वर्षों तक के लिए रखना चाहिए? मिनिमम से मिनिमम 10 साल का है आपका होराइजन, तभी आप इक्विटी इन्वेस्टिंग करें। इक्विटी में दोनों चीज़ें आती हैं, स्टॉक भी आप ओन कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड भी ओन कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे अच्छे से चर्चा करेंगे। फिर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में क्या करते हैं? पहले क्या कर रहे थे आप उस कंपनी में ओनरशिप खरीद रहे थे, शेयर्स खरीद के। लेकिन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में क्या करते हैं कि आप उस कंपनी को लोन देते हैं और वो फिक्स्ड रिटर्न प्रॉमिस करती है आपसे। जैसे मान लीजिए एक आदमी ने 100 रुपये लोन दिया रिलायंस को। रिलायंस बोलेगी आप मुझसे 8-9% ले लेना, है ना, लगभग, जो कि गारंटीड होता है। AAA रेटेड कंपनी है अगर, तो AAA रेटेड कंपनीज़ को ही लोन देना चाहिए। तो वो अपना बिजनेस करेगी, उससे 15%, 20% जो भी जनरेट करना रहेगा करेगी, फिर आपको 8-9% लौटा देगी, बाकी अपने रख लेगी। तो ये लगभग कुछ हद तक इन्फ्लेशन को बीट कर देता है। तो हम इसे उसमें इस्तेमाल करेंगे जब हमें पैसा अपना इमरजेंसी के लिए रखना होगा, तो हम डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में रखेंगे। और जो डेब्ट होता है ना, वो इक्विटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जब आपके शेयर्स के दाम धड़ाम हो रहे होंगे तो डेब्ट फंड में जो आपका पैसा रखा होगा वो बढ़ेगा। और इसका उल्टा, जब शेयर मार्केट में खूब तेज़ी रहेगी तो डेब्ट नहीं बढ़ेगा, धीरे बढ़ेगा, मतलब इसमें मंदी रहेगी। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। कितना होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में? पोर्टफोलियो उसको बोलते हैं कि आपका टोटल एक पोर्टफोलियो, मतलब आपके पास कितना लैंड है, कितने स्टॉक्स हैं, कितने डेब्ट फंड्स हैं, कितना गोल्ड है, ये सब आपके एसेट के सारे क्लासेस एक ही, आपके पास कितने हैं। तो इस पूरी चीज़ को हम बोलते हैं आपका पोर्टफोलियो। ओके, तो हम इसको वही है सिक्योरिटी एसेट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं इमरजेंसी के लिए। और इसमें जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम इसमें से अपना पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है और 8 से 9% रिटर्न देता रहता है। इसमें कितने दिनों तक के लिए पैसा? 3 साल। अगर जैसे मान लीजिए आपको कोई पैसा 3 साल के लिए रखना है तो आप इसमें रख जाएं, बजाय कि आप उसे शेयर्स खरीदें या म्यूचुअल फंड में डालें। बिल्कुल नहीं। अगर आपको 3 साल तक के दौरान में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो आप अपने पैसे को इसमें रखेंगे, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इक्विटी पे फोकस करेंगे। इक्विटी 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है शेयर्स, एक होता है म्यूचुअल फंड। शेयर्स क्या होता है? शेयर्स में आप डायरेक्ट शेयर खरीदते हैं कंपनी का एक्सचेंज से, NSE, BSE, और उसको आप रखते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो शेयर्स खरीद के बहुत लंबे तक रखना कॉमन मैन के लिए बहुत टफ है, वेरी टफ। तो इसलिए इस चैनल पे हम शेयर्स की खरीद फरोख्त सिर्फ ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, इन्वेस्टिंग के लिए नहीं।
इन्वेस्टिंग के लिए हम म्यूचुअल फंड की तरफ जाएंगे और उसमें भी क्या करेंगे ये हम आगे जानेंगे। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है? इसमें हम अपना पैसा एक फ़ंड मैनेजर को देते हैं, वो हमसे फ़ीस लेता है, फिर वो बताता है कि वो अपने हिसाब से उस पैसे को इन्वेस्ट करता है, 20-25 कंपनीज़ के शेयर्स खरीदता है, फिर वो आपको रिटर्न देता है। अब ये आपका जो रिटर्न मिलेगा वो केवल और केवल इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका मैनेजर कितना इंटेलिजेंट है ना। इसको हम इस्तेमाल करेंगे इन्वेस्टिंग के लिए। लेकिन इसमें भी बहुत झोल है। इसी झोल की वजह से ये वीडियो इतनी लंबी होगी। बहुत फ्रॉड इंडस्ट्री है ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, आपको आगे पता लगेगा। जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा, ये एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, कोटक नैस्डैक फंड, ये सब म्यूचुअल फंड में आते हैं। अब हम जल्दी से आगे बढ़ें, इससे पहले इस टर्म के बारे में जानते हैं कि निफ्टी 50 ये क्या चीज़ होती है। निफ्टी 50 तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया है। इसमें वेटेज वाइज, जैसे ये है ना, ये लिस्ट आप देखिए, इसमें लिखा है रिलायंस 11%, HDFC 8%, ICICI, तो ये निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। और ये वेटेज मतलब अगर आपको निफ्टी में इन्वेस्ट करना है और आपने 100 रुपये इसमें इन्वेस्ट किया तो 11 रुपये रिलायंस में जाएगा, 8 रुपये HDFC में जाएगा, 7 रुपये ICICI में। ये इतना वेटेज है इनका निफ्टी में। फिर जो आप देखते हैं निफ्टी का लेवल, वो इन्हीं सारी 50 कंपनीज़ का एवरेज, कुछ उसमें घटेगी कुछ बढ़ेंगी, तो नेट एवरेज क्या हुआ, नेट उस दिन बढ़ा या घटा, वो निफ्टी का लेवल डिसाइड करता है। तो फिर हम टीवी पे हम वो टिकर देखते हैं, निफ्टी आज 18,000 के पार, 12,000 के पार। तो अब निफ्टी में जो 50 कंपनियां हैं वो अपने परफॉर्मेंस के आधार पे बदलती रहती हैं। अगर ख़राब परफॉर्म करेंगी तो टॉप 50 से बाहर हो जाएंगी, उसकी जगह कोई और ले लेगा। ये एक फिक्स्ड कंडीशन होता है, एक फार्मूला होता है, और इसमें कोई बायस नहीं होता। सेंसेक्स क्या होता है? ये टॉप 30 कंपनीज़ का एक ग्रुप है। निफ्टी 50 है, सेंसेक्स 30 है, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और निफ्टी जो है वो बेंचमार्क और या स्टैंडर्ड की तरह काम करता है। मतलब सब लोग निफ्टी को बीट करना चाहता है, निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न, मतलब इन 50 कंपनियों के समूह के एवरेज जो कि निफ्टी है उससे ज़्यादा रिटर्न मैंने ला के दिखा दिया, तो उसको बोलते हैं निफ्टी को बीट कर दिया। निफ्टी एक स्टैंडर्ड है, मतलब आप निफ्टी को भी नहीं बीट कर पा रहे हैं तो आप अच्छे ट्रेडर या इन्वेस्टर नहीं हैं। अब हम ये पता लगाएंगे कि वाई यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। लेकिन आप कहोगे रिस्क है। बिल्कुल, सबके मुंह से सबसे पहला वर्ड यही निकलता है कि स्टॉक मार्केट रिस्क है। लेकिन असली रिस्क कहाँ है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। कहानी में एक और कहानी, छोटी सी कहानी। कैसे? एक था संता और एक था बंता, दोनों भाई थे, 16 साल के, दोनों ट्विंस थे। तो दोनों 16-16 साल के हैं। संता ने कहा कि मैं 20,000 रुपये महीना निफ्टी में इन्वेस्ट करूंगा, जो कि 15% एवरेज रिटर्न मानते हैं, हम यहाँ मानेंगे। और बंता ने कहा नहीं, मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूंगा, मैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, माय लाइफ माय रूल्स। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। फिर ऐसे ही टाइम बीतते रहता है, संता इन्वेस्ट करते रहता है, बंता मज़े उड़ाता रहता है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी लाइफ जीता रहता है, अपने दोस्तों के साथ। फिर उसके बाद दोनों 25 साल के हो जाते हैं। अब 20,000 रुपये पर मंथ निफ्टी में 15% के हिसाब से संता के पास बने 45 लाख रुपए और बंता के पास 0 रुपए। लेकिन अब संता की शादी हो गई संती से और बंता की हो गई बंती से। तो संता ने कहा
बहुत इन्वेस्टिंग कर ली यार, अब मैं अपनी संती के साथ एंजॉय करूँगा अपनी लाइफ और इन्वेस्टिंग में रोक दूँगा। बंता की शादी हुई बंती से, तो बंती आके बंता को बहुत डांटा, बोला तुम मेरे फ्यूचर के बारे में हमारे फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचे, चलो इन्वेस्टिंग करो। तो बंता कहता है ठीक है। अब की क्या सिचुएशन है, संता स्टॉप इन्वेस्टिंग एंड एन्जॉय हिज लाइफ विथ संती, और बंता वेक्स अप टू रियलिटी एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। पर अब ये 25,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करेगा। संता तो 20,000 करता था, अब बंता 25,000 रुपये मंथली निफ्टी में डाल रहा है 15% के एवरेज रिटर्न के साथ। तो ये लगभग टिल रिटायरमेंट 60 साल में रिटायर मानेंगे हम बंता को, संता को भी। लगभग 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया इसने अपना खुद का। अब 15% के रेट के रिटर्न के हिसाब से अब हम ये पता लगाएंगे कि जब संता और बंता रिटायर होंगे तो संता जीतेगा या बंता जीतेगा। संता ने तो सिर्फ 8 ही साल इन्वेस्टिंग की थी ना, वो भी सिर्फ 20,000 रुपये महीने। बंता ने तो पूरे ज़िंदगी इन्वेस्टिंग करी, वो भी 25,000 रुपये महीने। तो जीतेगा कौन? रिज़ल्ट बड़ा ही शॉकिंग है। संता के पास आते हैं 60 करोड़ रुपए और बंता के पास आते हैं उसका हाफ, लगभग 35 करोड़ रुपए। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि संता ने पहले इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी। सो बी लाइक संता, इन्वेस्ट अर्ली, अमाउंट डजेंट मैटर। आप जितना जल्दी इन्वेस्ट कर दो उतना ही अच्छा है आपके लिए। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 4,000 स्टॉक हैं इंडिया में, वेयर टू इन्वेस्ट, क्या करें? तो आप ऐसा सोच ही रहे होते हो कि टीवी पे ऐड आता है सचिन पाजी म्यूचुअल फंड सही है, और सचिन पाजी के सही है बोलते ही आपको लगता है यार सचिन भी बोल रहा है सही है, धोनी भी बोल रहा है सही है। लेकिन फिर जब ऐड खत्म होता है तो डिस्क्लेमर आता है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू, हैं? फिर से, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू, वेट अ मिनट, व्हाट डिड यू जस्ट से? आज हम यही पता लगाएंगे कि ये इतनी तेज़ी में बोल के क्या निकल जाता है, और वो इतनी तेज़ी में क्यों ही बोलता है। हम क्वेश्चन नहीं पूछते ना कि ये बोल क्या गया यार इतनी तेज़ी में। तो मैं आज बताऊंगा ये इतनी तेज़ी में क्या बोल गया, और इनसे पूछेंगे जब आप कि ये क्या है, तो आपके पास 6,972 पन्ने का एक किताब रख देंगे, बोलेंगे लो पढ़ लो। तो आप बोलेंगे ठीक है, सह लेंगे थोड़ा, म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन अब आपके पास पैसा है, अब आप जाओगे बैंक, और बैंक आपके हाथ में पैसा देख के एकदम उसको लगेगा मुर्गा आ गया। फिर जैसे ही आप बैंक में एंटर करोगे आपके पास एक फाइन जेंटलमैन आएगा, ये ब्राउन सूट वाला, इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड एजेंट। ये आपके पास आके कहेगा सर मेरे पास एक स्कीम है। आप बोलोगे क्या? बोलेगा 25 दिन में पैसा डबल। आप बोलोगे वाह पैसा ही पैसा होगा। फिर आप पूछोगे कैसे? तो ये बोलेगा सर मेरे भी एक सर हैं जो कि फंड मैनेजर, जिनका नाम है ये भाई साहब, सॉरी हार्वर्ड मार्क्स मैंने आपकी फ़ोटो यूज़ की। ये फंड मैनेजर, ये दुनिया के ज्ञाता हैं, इनको सब पता है कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। बस ये आपसे 1% फ़ीस लेंगे और 1% मैं फ़ीस लूँगा, क्योंकि मैं आपका फ़ंड हैंडल करूँगा, केयर करूँगा, जो कि कुछ नहीं करेगा ये बस आपका पैसा लेके फ़ंड में डालेगा और भूल जाएगा, और ज़िंदगी भर ही आपको 1% कमीशन मिलेगा। बेसिकली इतना सुनते ही आप बोलोगे ठीक है,
लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, इस एजेंट को चाहिए इसका पैसा, मेरे को पैसा चाहिए। और इस फंड मैनेजर आपको बोलेगा मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरे को सब पता है, मैं एक्सपर्ट हूँ। आप बोलोगे ठीक है, ये लो पैसा और कर लो इन्वेस्ट। कितना ही लोगे तुम? 2%? ठीक है, ले लो, 2% लो। तो बेसिकली ये फंड मैनेजर करते क्या हैं, ये ऐसे 25-30 शेयर्स, कंपनीज़ के शेयर्स सेलेक्ट करते हैं जिनको इनमें लगता है कि फ्यूचर में बहुत ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस आएगा, और इसको अपने आप एक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। फिर आप जो इनको पैसा देते हो, आप वो यही शेयर्स खरीद के आपको देते जाते हैं, आपके पोर्टफोलियो में करते जाते हैं। और ये बोलते हैं कि ये 2% फीस लेंगे। अब 2% सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा है? 99.99% लोगों को यही लगता है कि अगर ये मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट देगा तो उसमें से 2 रुपये रख लेगा। है कि नहीं? सच सच बताना। लेकिन कहानी एकदम अलग है। ये भोली भाली जनता का फाइनेंशियल लिटरेसी ज़ीरो होने का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। आज मैं बताऊंगा ये 2% फीस क्या है, इनकी फ़ीस। तो बेसिकली अब जैसे ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये ABC, XYZ, PQR, ये इतनी सारी कंपनीज़ हैं, उसमें एक शेयर का ABC का दाम 2500 रुपये है, किसी का 450, किसी का 35,000 एक शेयर का दाम है, किसी का 10 रुपये है। तो इसमें ये फंड मैनेजर डिसाइड करेगा वेटेज कि ABC कंपनी का 20% वेटेज रहेगा, इसका 5, इसका 15। मतलब कि अगर आप 100 रुपये डालोगे इस म्यूचुअल फंड में तो 20 रुपये जाएगा ABC को, 5 रुपये XYZ को, 15 रुपये PQR को। ठीक है, और ये फंड मैनेजर ही डिसाइड करता है सब कुछ, किसको कितना जाएगा, और ये इसमें से कभी भी कुछ भी बदल सकता है फंड मैनेजर। और ये फंड मैनेजर क्या करेगा, इन सारे शेयर्स को लेगा, मान लीजिए उनका सम आ जाएगा 50,000 रुपये का। तो अब आपको इन्वेस्ट करना है, तो ऐसा थोड़ा है कि आपको हर कंपनी का एक एक शेयर खरीदना पड़ेगा, नहीं। इसको पूरे को सम करके वो छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ देगा, जिसको कि NAV बोलते हैं म्यूचुअल फंड के टर्म्स में। जो 10 रुपये, 11 रुपये इस टर्म में उसको तोड़ देगा, ताकि अगर आप 10 रुपये भी इन्वेस्ट करना है तो आप इसमें कर लो, और उसमें से 20 पैसे के हिसाब से 2 रुपये इसमें चला जाए, फिर ऐसे बाकी सब में चला जाए। तो इसको बोलते हैं हम NAV। ठीक है, अब ये जो है ना, एजेंट और फंड मैनेजर, इनके पास टारगेट्स होते हैं टू कंप्लीट, कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कराना है लोगों का, और मैक्सिमम मनी बनाना है बैंक के लिए, कस्टमर के लिए नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक के लिए बनाओगे। तो यहीं एक बायस डेवलप हो गया कि ये दोनों लोग मेरे लिए नहीं काम कर रहे हैं, ये बैंक के लिए काम कर रहे हैं, ये बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देना चाहते हैं। तो कैसे? वो आप जाओगे जब, तो ये दोनों मिलके आपको वही सेल करेंगे म्यूचुअल फंड विच इज़ नॉट सेलिंग वेल एंड हैव द मोस्ट कमीशन। मतलब मान लीजिए इन्होंने कोई फंड स्टार्ट कर रखा है, वो बिक नहीं रहा है, और आप गए, आपको कुछ नहीं पता, उन्होंने बोला कि सर इतना रिटर्न, उतना रिटर्न, और उसकी कमीशन सिर्फ 4% सर। आपको भी वही लगेगा कि चलो यार 100 रुपये मुझे बना के देगा, 4 रुपये अपने रखेगा। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट मनी। नाउ लेट्स आस्क सम क्वेश्चंस। बिल्कुल सवाल पूछना पड़ेगा। निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न की गारंटी है? नहीं। क्यों भाई? बोलेगा नहीं है, लेकिन मैं ठीक है सह लेंगे थोड़ा, कभी कभी हो सकता है कि भाई बेचारे का लक काम ना करे तो निफ्टी को भी बीट नहीं कर पाए। अगर लॉस हुआ मुझे, तो भी तुम क्या ये 2% फीस लोगे? ये बोलेगा जी हाँ लूँगा। मतलब अगर मुझे कोई 10% का लॉस हुआ किसी साल, निफ्टी नहीं चला या मार्केट नहीं चला,
या तुम जो शेयर्स मुझे ख़रीद के मेरे पोर्टफोलियो में रखे हो उन शेयर्स में लॉस हुआ 10% का मान लो टोटल, तो भी तुम 2% कमीशन जोड़ लोगे? बोलेगा हाँ जोड़ लूँगा। तो आपको 12% का टोटल लॉस होगा। यहाँ पे एक चीज़ फिक्स है, ध्यान दे रहे हो दया? क्या? ये 2% कमीशन, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट, आपको ये 2% कमीशन मिलता रहेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टेबल, क्यों ये लॉस आपको बहुत तबाही मचाता है? क्यों? क्योंकि मैथ वर्क्स अगेंस्ट यू। अब जैसे मान लीजिए आपको 20% का लॉस हुआ, तो आपको गेन रिक्वायर्ड टू रिकवर दैट लॉस क्या होगा? 25%। कैसे? वैसे मान लीजिए 100 रुपये हैं आपके पास और आपको 20% का लॉस हुआ, तो वो 100 रुपये 80 रुपये बन जाएंगे। अब 80 रुपये को वापस से इनिशियल 100 रुपये पहुँचने के लिए आपको कितना बढ़ना पड़ेगा? मतलब 25% बढ़ना पड़ेगा। देख रहे हो? मतलब 20% का लॉस हुआ और आपको वापस जाने के लिए 25% बढ़ना पड़ेगा, और अगर 30 का हुआ तो 43% बढ़ना पड़ेगा। अगर 40% का लॉस हुआ तो वापस जाने के लिए 67% बढ़ना पड़ेगा, और अगर आपको 50% का लॉस हुआ तो आपको 100% बढ़ना पड़ेगा, और आपको 100% का लॉस हुआ तो फिर तो इन्फिनिटी परसेंटेज बढ़ना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल भी नहीं है। सो क्या सीखे मुन्ना? यही कि डोंट एवर लूज मनी इन दिस मार्केट। ठीक है? लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार, मे बी माई फंड मैनेजर इज टैलेंटेड एंड एक्सपीरियंस्ड। हो सकता है भाई, होते ही हैं कभी कभी कोई फंड मैनेजर 5-6 साल 10 साल तक पीट करता ही रहता है। हो सकता है आपको भी लगता है, मेरा वाला अलग है, ये सिंड्रोम सबको होता है। लेकिन इसका आपके गलत होने का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। सो थोड़ा कॉशन बरतना पड़ेगा। अब लेकिन फिर भी आप हिम्मत करके आप ये पूछ ही लेते हो उससे, फंड मैनेजर से, कि हम कैसे माने, सबूत दो तुम, कैसे तुम सबसे अलग हो। तो वो बोलता है आप पास्ट परफॉर्मेंस देख लो ना मेरा। अब यहीं पे मेरे दोस्तों बिगेस्ट फाइनेंशियल क्राइम कमिट होता है, पास्ट परफॉर्मेंस। इसमें वो आपको हाफ ट्रूथ दिखाते हैं। हमेशा वो आपको अपने विनर्स दिखाएंगे, लूज़र्स नहीं। और जो उनके फेल्ड फंड्स रहेंगे, वो एक बैंक बहुत सारे फंड्स चलाता है, उसमें से कुछ फंड्स चलते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। तो जो फेल हो जाते हैं ना, उसको ये दूसरे फंड जो में मर्ज कर देते हैं, उसके सारे सबूत मिटा देते हैं। तो जब आप अंत में आप बैंक के पास जाते हो तो आपको लगता है कि अरे यार, ये तो बहुत अच्छा बैंक है, बहुत अच्छा फंड मैनेजर है, इसके तो सारे फंड्स परफॉर्मिंग हैं और सारे फंड्स चल रहे हैं। आप कोई भी एक म्यूचुअल फंड का ऐप खोलो और आप उसमें ऑल म्यूचुअल फंड्स में बस क्लिक करो, तो ज़रा राइट हैंड साइड पे नज़र डालो। बाप रे, 60%, 48%, 47%, 36%, ये रिटर्न्स वो आपको दिखाएगा। जो फेल हुए होंगे वो आपको बिल्कुल दिखाएगा ही नहीं। अब आप कहोगे कि कितने फेल होते हैं, आगे बताएंगे कैसे कितने फेल होते हैं। और आप ये सब देख के सोचोगे वाह, पैसा ही पैसा होगा, आज फरारी, कल दुबई में फ्लैट, फिर जाने न जाने क्या क्या। तो देखो, जैसे मान लो 100 फंड्स हैं जिसको कि एबीसी बैंक ने आज शुरू किया, आज के डेट में, तो 20 साल बाद 20 ही फंड्स बचेंगे, सर्वाइविंग फंड्स बचेंगे, बाकी 80 गायब हो जाएंगे और वो मर्ज कर दिए जाएंगे दूसरे इन्हीं फंड्स में। ये जो 80 चलेंगे नहीं ना, तो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे इसी फंड्स में मर्ज करते रहेंगे सारे फेलिंग फंड्स को।
और आपको अंत में यही 20 फंड्स दिखेंगे जो कि बहुत परफॉर्मिंग फंड्स होंगे। लेकिन ज़रा सोचिए, आप अगर इन 80 फंड्स के साथ फंस गए और 20 साल आपने इंतज़ार किया, फिर क्या होगा आपका? तो इन 80 फंड्स में फंसने के चांसेस 80% हैं। और बीइंग अ मैथ स्टूडेंट, आप ये स्टैट्स को देखना पसंद नहीं करोगे कि जिसमें फेलिंग के चांसेस 80% हैं। ये बिगेस्ट रिस्क है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। और इन 20 सालों में चाहे आपका फंड्स डूबे या कुछ हो, आपका जो मैनेजर है ना, वो फुल फीस लेगा आपसे, फुल फीस टू द मैनेजर। वाह! सबूत के तौर पे जब आप सबूत मांगोगे तो ये 20 फंड्स ही दिखाएंगे आपको, और इसकी हैवी मार्केटिंग करेंगे कि इतना परसेंट रिटर्न फ्रॉम पास्ट 20 ईयर्स, और आप देख के ये खुशी से पागल हो जाओगे। तो लेकिन अब आप ये कहोगे कि क्यों मुझे ये 20 फंड्स का पहले से अंदाज़ा नहीं लग सकता? आज नहीं पता लगा सकता मैं कि ये कौन से 20 फंड्स हैं जो परफॉर्म करेंगे? हाउ टू फाइंड दीज सुपर परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स? ये इम्पॉसिबल है, आप नहीं फाइंड कर पाओगे। क्यों? क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। अभी मैं बताता हूँ कैसे। आपको फ्यूचर को पता करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कंटेम्पलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है कि कल क्या होगा। इम्पॉसिबल है ये केवल ब्रह्मा जी के अलावा कोई नहीं बता सकता कि कौन सा फंड परफॉर्म करेगा, कौन सा नहीं करेगा। सो अब ये तो हो गई इनकी एक फ्रॉड के बाद कि ये कमीशन किस तरह से लेते हैं। अब इनके फंड्स में भी दो तरीके के फंड्स होते हैं, एक डायरेक्ट फंड और एक रेगुलर फंड। अब ये सुन के आपका खून खौल ही जाएगा, डायरेक्ट और रेगुलर का। ये क्यों? अभी मैं बताता हूँ। अब जो डायरेक्ट फंड्स होंगे ना, उसमें सिर्फ फंड मैनेजर 1% कमीशन लेगा, और जो रेगुलर फंड्स होंगे उसमें फंड मैनेजर 1% कमीशन लेगा और एजेंट भी 1% कमीशन लेगा, कंपाउंडेड बेसिस पे। इस कंपाउंडेड का मतलब मैं अभी बताता हूँ आपको। और इस डायरेक्ट और रेगुलर में अब आप मुझसे पूछोगे कि क्या डिफरेंस है? ओनली डिफरेंस इज दैट सूट वाला बंदा, ब्राउन सूट, एजेंट, और कुछ भी नहीं। सारे कॉन्स्टिट्यूएंट सेम, सारी कंपनीज सेम, सब कुछ सेम है इन दोनों में, और सिर्फ इसमें एजेंट का कमीशन ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और आपको बैंक में आप जाओगे ना तो आपको ये रेगुलर फंड्स ही देंगे, इसके बारे में तो बताएंगे ही नहीं कि डायरेक्ट फंड ही कुछ होता है। जैसे एग्जांपल, नाम ऐसे रहेगा इनका, JCICI प्रूडेंशियल कमोडिटीज़ फंड्स रेगुलर, JCICI प्रूडेंशियल कमोडिटीज़ फंड डायरेक्ट। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सिर्फ और सिर्फ ये महोदय, सिर्फ और सिर्फ 1% कमीशन, और कोई डिफरेंस नहीं है। और आपको यही बेचेंगे, रेगुलर वाला ही। मतलब व्हाट नॉनसेंस यार। अब सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि ऐसा चल रहा है पिछले 25-30 सालों से, तो उसने कहा नहीं, तो उसने एक ऑर्डर निकाला, नाउ यू कैन चेंज योर एग्जिस्टिंग रेगुलर फंड टू डायरेक्ट फंड थ्रू नेट बैंकिंग और विजिटिंग योर बैंक एज पर योर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। अब आप इनके आप बैंक जाओगे दौड़े कि अरे नहीं, मैं इससे क्यों पैसा दूँ, ये क्या कर रहा है इस फंड में? तो वो कहेगा नहीं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, आपको कॉफ़ी पिलाएगा, आपको फिर आपके बहुत अच्छे से बात करेगा, आपको समझा पूजा के वापस भेज देगा। तो अच्छा है कि नेट बैंकिंग से ये चेक कर लो, नेट बैंकिंग से बदल लो, इससे आपको 1% का फ़ायदा होगा, और इससे 1% का फ़ायदा मैं बताऊंगा कितना बड़ा है, ठीक है। और ये कमीशन का जो परसेंटेज है ना, ये कभी भी चेंज कर सकता है फंड मैनेजर, कभी भी नियम बदल सकता है। उसको लगेगा उसकी कमाई कम हो रही है, वो एक्सपेंस रेशियो बढ़ा देगा, कमीशन बढ़ा देगा अपना। मतलब गजब यार। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कमीशन का पावर क्यों फंड मैनेजर और एजेंट कमीशन के पीछे पड़े हैं। 1%, वो भी 1-2%, होता क्या है यार 1-2% से?
मैं बताता हूँ अभी क्या होता है 1-2% से। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था ना स्कूल में, अब उसको इस्तेमाल करने का वक्त आ गया। अब एक क्वेश्चन है, 20,000 रुपये आप हर मंथ डाल रहे हो निफ्टी में 15% के रिटर्न के हिसाब से अगले 40 साल तक, अपने पूरे करियर के लास्ट तक, ठीक है। तो 15% के हिसाब से 20,000 रुपये हर महीने 40 साल के लिए बनेंगे 62 करोड़ रुपए, ठीक है। अब 2% कमीशन देना है आपको, मान लीजिए, ठीक है। तो 20,000 रुपये हर महीने 13% का रिटर्न, मतलब 2% तो आपने कमीशन दे दिया ना 40 साल के लिए। तो वो कितना होगा, ज़रा अंदाज़ा लगाओ। ये 2% ने क्या किया आपका, आपको 62 करोड़ की जगह मिलेगा 32 करोड़, मतलब आधा लगभग। और आधा पैसा कहाँ चला गया, इन दो महोदयों के पास, एजेंट और फंड मैनेजर। ज़रा सोचो इस बात को कि 40 साल के बाद आपने अपना पैसा बचा बचा के इन्वेस्ट किया और आपका आधा पैसा फंड मैनेजर ले गया। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा इस बात का, है ना। आप ये कैलकुलेटर में जाओ, ये कैलकुलेट करके देख लो, है ना। कंपाउंडेड बेसिस पे होता है उसका कमीशन, ठीक है। मतलब हाफ ऑफ योर मनी इज गॉन, इवन योर फंड मैनेजर गिव रिटर्न इक्वल टू निफ्टी। मतलब मान लो वो निफ्टी को मैच कर गया, ठीक है, जो कि बहुत मुश्किल है मैच करना, मैच कर नहीं पाते ये लोग, ठीक है। अगर मान लो वो मैच कर भी गया 15% निफ्टी दिया, 15%, लेकिन उसमें से 2% तो उसका है ना, तो आपको 13% मिलेगा। मतलब निफ्टी को बीट करने के लिए 17% का रिटर्न चाहिए, ताकि 2% कमीशन ले ले, तब आपको 15% मिले, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। निफ्टी को 40 साल तक बीट करते रहना। सो क्या जुल्म है ये, नहीं। आधा पैसा कोई और ले गया और आपको पता भी नहीं चला, ठीक है। जब तक आप कुछ समझ पाओगे ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और फिर वही होगा, एक छोटा सा प्रैंक हुआ है, कैमरा देखकर हाथ हिला दे, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये जो फंड मैनेजर्स हैं, क्या ये जो फंड मैनेज कर रहे हैं इसमें अपना खुद का पैसा डालते हैं? कितने % फंड मैनेजर खुद का पैसा डालते हैं अपने फंड में? सिर्फ 3%। वाह, मतलब ये गद्दारी करने वाला मैटर है, ये पूरी की पूरी गद्दारी है आपसे। तो इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सिर्फ एक चीज़ गारंटी है, वो है कमीशन ऑफ योर फंड मैनेजर और बैंक। और आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं। यही होता है जब आप छोटे से वीडियो देखते हैं 5 मिनट का, जहाँ ये फंड स्टार्ट हुआ है, इसको मैनेज कर रहे हैं फलाने, ये MIT से पढ़े हुए हैं, और आप जाते हो और अपने जीवन की सारी पूंजी उस फंड में डाल देते हो, और फिर 40 साल के बाद आपके साथ प्रैंक हुआ है। तो इसीलिए कहते हैं कि टाइम लेना चाहिए किसी भी चीज़ की प्लानिंग में। सो ज़रा ये देखो, जस्ट सी, ये है मोनाको का याच पार्किंग। इसमें 80% याच फंड मैनेजर्स के हैं। ज़रा सोचो, कस्टमर के याच कहाँ है भाई? ये जो फंड मैनेजर है, जो 1% लेता है सिर्फ, वो 1% से इतना पैसा मिल गया, इसके पास हो गया कि इसके इन लोगों के पास याच खड़ी हो गई, और आपको 15% रिटर्न। आप यही सोचते हो ना यार, मुझे मान लो मुझे 15% देगा, 1% खुद ले रहा है, रख लेने दो ना, क्या दिक्कत है। कंपाउंड इंटरेस्ट जब आपने पढ़ा था तो इस बात का ध्यान नहीं दिया, उसी का खामियाजा आप भुगत रहे हो। एग्ज़ाम पास कर लिया फॉर्मूला लगा के, उसको अपने जीवन में अप्लाई करके नहीं देखा, इसीलिए इतना बड़ा नुकसान हो रहा है आपको। और ये रियल है ये मोनाको याच पार्किंग ऑफ फंड मैनेजर। और कस्टमर के याच कहाँ हैं?
दिस इज़ बिजनेस, प्योर बिजनेस। नाउ अब क्या करें, व्हाट टू डू? फाइंड अ फंड विच हैव जीरो चांसेस ऑफ फेलिंग। ओके, कोई ऐसा फंड फाइंड करना पड़ेगा जिसके जीरो होने के चांसेस ज़ीरो, और नेग्लिजिबल फीस हो 0.1 0.2% पैसे रखने का, बहुत नेग्लिजिबल, मिनिमम पॉसिबल फीस हो, कोई चांस ना हो जीरो होने का, और सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट की बैकिंग हो मेरे फंड में। मतलब मेरे फंड में मौजूद किसी भी कंपनी को अगर कुछ हो तो गवर्नमेंट आ जाए, मैं बचा लूँगा, तुम्हें बचा लूँगा, उसका सारा लोन माफ़, सब कुछ माफ़, खड़ी हो जाए गवर्नमेंट उसके लिए। ऐसा कौन सा फंड है, और ऐसा कौन सा फंड है जो कि बहुत अच्छा रिटर्न दे, एवरेज रिटर्न दे 15% 16%, और यू कैन कीप इन्वेस्टिंग इन दिस फंड जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मतलब आपको कभी फंड बदलने की ज़रूरत ही ना पड़े। व्हाट टू डू, कैसे पता करें इस फंड के बारे में जिसमें ये सारे क्वालिटीज़ हों, नेग्लिजिबल फीस हो, जीरो होने के चांसेस हों, गवर्नमेंट की बैकिंग हो, रिटर्न भी डिसेंट हो। कुछ कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। इस वीडियो को हम अभी यहीं समाप्त करेंगे, और अगले पार्ट में, पार्ट 2 में हम इस फंड का प्रबंध करेंगे जिसमें आपके पैसे बनने की 100% गारंटी हो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इन्वेस्टिंग इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। प्रबंध करेंगे, चिंता मत करिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, और प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। नया चैनल है, हेल्प होगी, और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने का, और डिटेल में वीडियोस बनाने का। सो बाय बाय, टेक केयर।